अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मेन फोकस तो रहेगा इक़्तिसादी सर्वे और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, लेकिन कोरोना के ऊपर गुज़श्ता रोज़ भी जो 24 घंटे गुज़रे उसमें 100 से ज़्यादा अमवात और 5,800 नए केसेस रजिस्टर्ड हुए। प्राइम मिनिस्टर ने आज तकरीर करते हुए इस बात का इशारा तो दिया कि जहाँ जहाँ वायलेशंस होंगी एहतियाती तदाबीर की वहाँ सख्ती की जाएगी, लेकिन कुछ इबहाम उन्हें अपने अंदर और अपनी हुकूमत के अंदर दूर करने की ज़रूरत है। बार बार हमें जो फेल्ड दुनिया के एक्सपेरिमेंट्स हैं अमेरिका और इंडिया जैसे, उनके साथ अपना मुआवजा करने की बजाय जो दुनिया के कामयाब तजर्बात हैं उनसे सबक सीखने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त जो बड़े शहर हैं, अर्बन सेंटर्स हैं, उनके ऊपर दबाव है और शायद मुनासिब हिकमत अमली ये होगी कि इस लॉकडाउन और नॉन लॉकडाउन वाली बहस से निकल जाएं, क्योंकि सियासी एतबार से प्राइम मिनिस्टर साहब अपने आप को एक जगह पे बंद गली में फंसा लेते हैं और फिर उस नुक्ते को बार बार रिपीटेडली 4 माह से वो एक ही तकरीर शुरू करते हैं कि लॉकडाउन करने लगी थी एलीट और मैंने रोक दिया। मसला इस वक्त यह है कि जिस कदर तेज़ी से इसकी स्प्रेड हुई है बड़े शहरों के अंदर, तो बड़े शहरों को टारगेट करके 5 से 10 बड़े शहर पाकिस्तान के चुन लें आप। कराची, लाहौर है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, इसी तरीके से आपका हैदराबाद होगा या 2-4 और पेशावर ले लें साथ। उनको आपको फोकस करके वहाँ बहुत सख्ती करनी पड़ेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोकें, वहाँ मॉल्स के ऊपर सख्ती करें। मॉल्स बंद करने पड़ते हैं तो मॉल्स बंद करें, लेकिन इसके अलावा आपके पास चारा कोई नहीं है। आपको ब्रीथिंग स्पेस चाहिए। जब आपका तिब्बी अमला जो है वहाँ तक ये बीमारी पहुँच जाए और वो लोग वल्नरेबल हो जाए, और वो सिर्फ अकेले खुद वल्नरेबल नहीं होते, एक डॉक्टर बीमार होता है तो उसके साथ उसका पूरा घर मुतासर हो जाता है और एक पूरा रिकवरी प्रोसेस है, फिर उसमें से पूरी फैमिली को गुजरना पड़ता है। तो कितनी दिन, ये हफ्तों की बात नहीं, कितने दिन और हम इसी तरीके से पाकिस्तान का निज़ाम ज़िंदगी लेके आगे चल सकते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की तकारीर सुन के और उनके बयानात सुन के गुज़श्ता रोज़ हम जब ये प्रोग्राम कर रहे थे तो ताहिरा अब्दुल्ला हैं, मारूफ समाजी कारकुन हैं, तो उन्होंने कहा कि ये लाइव वर्सेस लाइवलीहुड नहीं है, ये ज़िंदगी और इसका मुकाबला नहीं है कि रोज़गार के मौके के दरमियान। ज़िंदगी और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ दोनों चीज़ें जो हैं ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है, तो दोनों चीज़ें देनी है। ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाना है और जानो साथ उसका ज़रिया मुआश जो है उसको भी बरकरार रखने के लिए कोशिश करनी है। लेकिन एक की कीमत के ऊपर यहाँ दूसरा नहीं है। ये मुआवजा गलत है कि हमने लोगों की ज़िंदगी बचानी थी और या हमने लोगों का रोज़गार बचाना था, तो एलीट ये चाहती थी कि घर में बंद हो जाए। दोनों चीज़ें करनी है, ये ज़िम्मेदारी है हमारी। तो जो वीकनेसेस हैं उनको जितना जल्दी हम सीख लें, पाकिस्तान की मईशत भी उसी से बचेगी और पाकिस्तान का निज़ाम ज़िंदगी भी उसी से आगे बढ़ेगा। जो आज इक़्तिसादी सर्वे जारी किया गया है, इक़्तिसादी सर्वे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पहले साल की बुरी कारकर्दगी थी उसी की कंटिन्यूएशन नज़र आती है। पहले साल में इनको कुछ आइडियाज़ नहीं थे, किसी मनसूबाबंदी के बगैर हुकूमत में आए थे और उसी का खमियाजा पूरे पाकिस्तान को ये भुगतना पड़ा कि इन्होंने इब्तदाई तौर पर 3.2% ग्रोथ का नंबर दिया था, उसको रिवाइज़ करके अब 1.9% पे ले गए। ये पाकिस्तान की शायद चंद बदतरीन सालों में से एक मिसाल होगी कि हमें मैसिवली अपना ग्रोथ का जो नंबर दिया हुआ है उसको रिड्यूस करना पड़े। आप इतनी बड़ी मिस्टेक तो नहीं कर सकते कि 3.2% आपने एस्टिमेट किया था तो एक्चुअल आपका 1.9% निकला। ये तो हो सकता है कि आप 2 या 2.1% कहें, बाद में रिवाइज नंबर डालें तो वो 1.9 निकला है। 3.2 से 1.9 और बजट डेफिसिट 9.1%। 600 अरब की टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल पहले साल थी। ये जो आउटगोइंग फिस्कल ईयर है 30 जून को जो ख़त्म होगा, इसमें 5500 अरब का टैक्स रेवेन्यू टारगेट रखा हुआ था। एक ऐसी सूरत हाल के अंदर जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 2 सालों से बेड़ा गर्क हुई है, ठप पड़ी हुई है, आपका पूरा मुल्क का निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम है, आपकी इक़्तिसादी सूरत हाल चल नहीं रही आगे। 13.25% पे आपने इंटरेस्ट रेट रखे हुए थे, आपकी पूरा फिस्कल का जितना रेवेन्यू था सारा आपका इंटरेस्ट पेमेंट में जाया जा रहा है और आप तवक्को रख रहे हैं कि आपने ग्रोथ भी ले लेनी है, आपने जॉब्स भी दे देनी है। तो बेसिकली एक फॉल्टी अप्रोच के साथ ये पूरा साल चलते रहे हैं। ऊपर से कोरोना आ गया और कोरोना ने उस चीज़ों को मज़ीद एक्सपोज करके एक बड़ी भयानक सूरत में इस वक्त हमारे सामने पेश किया है, जिसमें नेगेटिव, ये ऑफिशियल एस्टिमेट है, प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे मेहमानों से, ये ऑफिशियल एस्टिमेट है कि 0.4% नेगेटिव ग्रोथ होगी। और एक ऐसे साल में जब आपको एग्रीकल्चर ने अच्छे नंबर्स दिए लार्ज क्रॉप्स के अंदर, कॉटन में मुश्किलात है लेकिन वीट और राइस वो उसके नंबर्स अभी तक जो सामने आ रहे हैं वो ठीक नज़र आ रहे हैं। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है जी। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बुरे तरीके से कोरोना का इम्पैक्ट नज़र आना है और पिछले 2 साल की बुरी इक़्तिसादी सूरत हाल, बहुत बुरी इक़्तिसादी सूरत हाल है। ऑन एवरेज PTI की जो परफॉर्मेंस है इन ऑफिस शायद नेगेटिव 0.9% ऑन एवरेज ग्रोथ निकलती है इनकी, जो ऑफिस में इन्होंने टाइम गुजारा है। तो ऐसी कोई रोज़ी पिक्चर नहीं है प्राइम मिनिस्टर के लिए। 30,000 अरब कहते थे नून लीग कर्ज़ों का बोझ लाद के चलेगी, 43,000 अरब पे पहुँच चुके हैं 2 सालों के अंदर।
फास्टेस्ट एवर रिकॉर्डेड ग्रोथ इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ओवरऑल जो आपकी डेट बर्डन है उसके अंदर ये पैसा कहाँ गया? 9% फिजिकल डेफिसिट है। क्यों हुआ 9% फिजिकल डेफिसिट? या आपको उसकी वजूहात और उसके जवाबात और उन लोगों की अगर आपने जवाब तलबी ना की तो आपका निज़ाम ज़िंदगी आगे बेहतर तरीके से नहीं चल पाएगा। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका हैं, डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हैं, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना। इसके अलावा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हैं। और गुज़श्ता रोज़ जब हम ये प्रोग्राम शुरू करने लगे थे उससे थोड़ी देर पहले ही इनका कोरोना का टेस्ट भी पॉजिटिव आया। तो ये एक ऐसी सूरत हाल में है जिसमें इस चैलेंज के ऊपर भी बात कर सकते हैं और इक़्तिसादी सूरत हाल के ऊपर भी बात कर सकते हैं। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा प्रोग्राम का। सर्वे के ऊपर मेन फाइंडिंग्स आपको क्या नज़र आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो तीन चीज़ें वाज़ेह तौर पर नज़र आई हैं। एक तो जिस तरह आपने कहा इंट्रोडक्शन में, शरह नमू में अफसोस की बात यह है कि पिछले साल इसको हमें 3.3% से कम करके 1.9% पे लाना पड़ा है। और आपको याद होगा मैंने आपके साथ एक प्रोग्राम किया था कुछ अर्सा पहले जब मैंने कहा था कि हमारा अंदाज़ा ये है कि ये 1.9% है, और यही हुआ। अफसोस की बात यह है अब इस साल का जो शरह नमू दिया गया है कि -0.4%, यानी कि -0.4% होगा। इस बार भी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये भी कुछ बड़ा चढ़ा के दिखा गया है। हमारा अंदाज़ा यह है कि जो मुल्क में 18 हमारे सेक्टर्स हैं उनमें से 6 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें जो शरह नमू बताई गई है इस साल की वो शायद ज़्यादा बताई गई है। मैं आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इस साल के एस्टिमेट में ये कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नुमाया तौर पे इजाफा हुआ 8% का। साथ साथ दूसरे टेबल में ये कहा गया है कि पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स पे जो स्पेंडिंग हुई है, दोनों प्राइवेट सेक्टर के और पब्लिक सेक्टर के, उनमें कोई इजाफा नहीं है, ज़ीरो इजाफा। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 8% इजाफा कैसे हो गया? ऐसे मेरे 5 और एग्जाम्पल है, मैं आपको वक्त नहीं लूँगा। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि शरह नमू इस साल की -1.5 से 2% तक जा सकती है। आगे बढ़िए, अगले साल का जो सबसे अहम टारगेट है इकोनॉमिक सर्वे में जो और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया, 2.4% इजाफा जीडीपी में। देखिए, इस वक्त आप ये सोचिए कि पिछले साल जब कोरोना नहीं था तो मुश्किल से आप 1.9% हासिल कर पाए। अब कोरोना में बुरी तरह से हम फंसे पड़े हैं और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि शरह नमू 2.4% तक पहुंच जाएगी। देखिए, वक्त आ गया है कि हमें रियलिस्टिक प्लानिंग करनी चाहिए। आपके मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी इदारे कह रहे हैं कि अगले साल भी शरह नमू मनफी रहेगा। UN ने कहा -1%, आपके वर्ल्ड बैंक ने -0.02% यानी कि -0.2%। तो कहाँ से आप 2.4% ग्रोथ हासिल कर पाएंगे? तो मेरी गुजारिश ये है कि वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान में अब हमारी प्लानिंग जो है शुड बी बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग कि ग्राउंड रियलिटी। सर, अंडरस्टैंडिंग भी और सच्चाई के ऊपर भी। सर, सच्चाई जब तक सामने नहीं आएगी तब तक ये मामला 3.2 से रिवाइज होकर 1.9 पे लाना इनके लिए आसान रहेगा। अगर सच बोलेंगे तो इतना बड़ा लैप्स नहीं हो सकता। फिजिकल डेफिसिट, सर, फिजिकल डेफिसिट लास्ट ईयर 9.1 है परहैप्स। इस साल आप क्या तवक्को रखते हैं? हुआ ये कि जब बजट पेश किया गया तो उस वक्त जो फिगर दिया गया था वो 7.1 था। एक महीने के बाद में पता चला कि ये 8.9 है, और अब जब आया है लेटेस्ट फिगर इकोनॉमिक सर्वे में वो 9.1%। ये तारीख के सबसे बड़े खसारों में से है। और अब आप ये सोचिए कि इस साल कुछ अरसा तो रेवेन्यूज़ में थोड़ा सा इजाफा रहा, अल्लाह के फजल से 17% को फरवरी तक इजाफा रहा। और आपने मार्च में
आपका जो नंबर्स थे वो मुनासिब नंबर्स थे और कंट्रोल कुछ हद तक लग रहा था कि फिस्कल डेफिसिट पे हो चुका है, मगर उसके बाद में रेवेन्यूज़ कोलैप्स हुए हैं और ख़र्चे यकीनन बढ़े, इसलिए कि आपको मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने थे, एहसास प्रोग्राम वगैरह। उसके नतीजे में हमारा अंदाज़ा ये है कि ये साल ख़त्म होने तक आपका बजट डेफिसिट जो है वो 9.3% कम अज़ कम होगा, और रुपए के लिए अगर इस तरह देखें तो ये तकरीबन 4000 अरब तक पहुंच चुका होगा। ये तारीख का सबसे ज़्यादा बहुत सर, तो फिर ये बैक टू बैक 2 साल ये PMLN के बाद 1 साल तो वो है इलेक्शन ईयर, जो ये कहते थे कि हमें पूरा साल नहीं मिला, आधा साल मिला है, 1 साल वो मिला लें, और उसके बाद 2 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फुल ईयर्स इन ऑफिस, तारीख के बदतरीन खसारों के कंटिन्यूसली 3 साल, और लोएस्ट GDP ग्रोथ के कंटिन्यूसली 2 साल, और अनएम्प्लॉयमेंट का क्या निकलेगा नंबर से? देखिए, हुकूमत ने कहा है कि अगले साल उनका अंदाज़ा यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9% तक पहुंच सकता है। यहाँ भी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि तकरीबन 70 लाख बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ है, और हमारा अंदाज़ा यह है कि ये तकरीबन 2 गुना होगा। गवर्नमेंट 9% कह रही है, हमारा अंदाज़ा यह है कि 17 से 18% कम अज़ कम बेरोज़गारी होगी। अब आप सोचिए कि हमारे 6 मज़दूर में से 1 मज़दूर बेरोज़गार होगा। इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान की तारीख़ में बदतरीन वक्तों में भी नहीं देखा गया। इसमें कोरोना का यकीनन बहुत बड़ा दखल है। कोरोना एक हिस्सा है जी। एहसन इकबाल साहब से पूछते हैं, पोस्ट मार्च सिचुएशन जो है वो कोरोना से मुतासर हुई है, लेकिन प्री मार्च जो सूरत हाल थी उसमें भी कोई ऐसे फूल तो यहाँ बरस नहीं रहे कि लोगों को बताते कि इंडस्ट्री बड़ी चल रही है, इकॉनमी बहुत रमा दमा है, ये सिर्फ कोरोना का एक फ़ेज़ आया और गुजर जाएगा। तो सारा कुछ तो हमारा इंडस्ट्री तो पहले ही बैठी हुई थी। लार्ज स्केल मैनुफैक्चरिंग 2 सालों से नेगेटिव ग्रोथ है। एक हमने वो मीडियम साइज्ड इंडस्ट्री रखी हुई है, स्मॉल स्केल जो है उसका हम सर्वे पे एस्टिमेटेड नंबर डाल देते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी चाहे ग्रोथ हो, हम एस्टिमेटेड 8% डाल देते हैं। तो एहसन साहब, ये रियलिस्टिक जो सर्वे की प्लानिंग है, इसके नंबर हैं, एस्टिमेट्स हैं, वो कब आने शुरू होंगे? आप तो खुद प्लानिंग कमीशन में रहे। जी देखिए, ये तो जैसे अभी आपको डॉक्टर पाशा साहब ने बताया कि जो पिछले साल की भी ग्रोथ फिगर थी उसको अपोजिशन ने भी चैलेंज किया था, और जितने इस मुल्क के मुस्तनद इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी उस वक्त चैलेंज किया, फिर बात सच्ची साबित हुई। और इसी तरह जब ये बजट हुकूमत ने पेश किया था तो उस वक्त जितने अहदाफ हुकूमत ने सेट किए थे, हमारी तकारीर रिकॉर्ड के ऊपर हैं, हमने कहा था कि ये बहुत एम्बिशियस हैं, ये गैर हकीकत पसंद हैं और ये हासिल नहीं हो सकेंगे, ये सिर्फ एक आई वॉश है जो किया जा रहा है। आज आप देखिए कि साल के इख्तिताम पे वो सारी बातें जो हमने बजट के शुरू होते वक्त या पास होते वक्त तकारीर में की थी, वो हर्फ बरफ सच्ची साबित हुई हैं। अब सूरत यह है कि ये मामला जो है ये क्यों ऐसा है। मैं समझता हूँ कि एक तो इकनॉमिक्स में जो इकोनॉमिस्ट हजरात हैं, जो माहिरीन हैं, वो डेफिसिट्स की बात करते हैं, फिजिकल डेफिसिट की, करंट अकाउंट डेफिसिट की। मैं एक पॉलिटिकल इकोनॉमी के हवाले से एक और डेफिसिट की बात करना चाहता हूँ कि जो सेंटीमेंट का डेफिसिट है। देखिए, किसी भी मईशत को चलाने के लिए जो एक प्री रेक्विजिट होता है, आपको उसकी पुश्त के ऊपर कॉन्फिडेंस और सेंटिमेंट बिल्ड करना पड़ता है, जो कि खुशकिस्मती से हमारे दौर में CPEC की लार्जली वजह से एक बिल्ड हो गया था। दुनिया भर के और मुल्क के सरमायाकार एक्साइटेड थे, सो मच सो कि जो वर्ल्ड बैंक की 2018 जनवरी की रिपोर्ट है उसमें भी 2019 और 2020 में पाकिस्तान को 6% से ग्रो करते हुए दिखाया गया था। और अब आप ये कहें कि जी वर्ल्ड बैंक को नहीं पता था कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, उन्हें ये नहीं पता था कि हमने कर्जे कितने लिए हैं, हमारा सारा मैक्रो इकोनॉमी का डेटा उनके पास हमसे बेहतर होता है, लेकिन चूंकि उसकी पुश्त पर सेंटीमेंट था, वो 6% प्रोजेक्ट कर रहे थे कि हम चलेंगे। जब ये हुकूमत आई है तो इसने आते साथ ही उस सेंटीमेंट को अटैक किया, और इसने पिछली हुकूमत की हर अच्छी चीज़ को भी बुरा बनाया। वज़ीर आज़म ने हर फोरम पे जाके कहा कि हम बैंकरप्ट होना चाह रहे हैं, हम बैंकरप्ट हुआ चाहते हैं। मकसद सिर्फ ये था कि पिछली हुकूमत को नाकाम साबित करें। फिर इसी तरह जिस तरह उन्होंने मुल्क के अंदर एक विक्टिमाइजेशन की कैंपेन शुरू की, आज आप नदीम देखें,
इस मुल्क का जो भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है वो सब नैब की पेशियां भुगत रहा है या एहतसाब अदालतों के चक्कर लगा रहा है। अब इस एनवायरनमेंट के अंदर आप मुझे बताएं कि कौन सा सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार होगा। पाकिस्तान का कोई अफसर किसी दफ्तर में किसी बजट को रिलीज़ करने के लिए फ़ाइल पे दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं। एक ब्यूरोक्रेट से मैं रो रहा था या इस बात पे अफसोस कर रहा था कि इस हुकूमत ने डेवलपमेंट बजट आधा कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि आधा कर दिया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सर कि जो आधा बच गया है उसको खर्च करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कल को वो इंक्वायरियाँ भुगते। अब एक तरफ आपने इंतज़ामी कॉन्फिडेंस क्रैश कर दिया है, दूसरी तरफ आपने सरमायाकारों का कॉन्फिडेंस क्रैश कर दिया है। इन हालात में आप कोई भी चीज़ लाएंगे वो टेक ऑफ नहीं कर सकेगी। अच्छा, इसके ऊपर सोने पे सुहागा जो हुकूमत की अपनी सलाहियत है, हमने देखा कि ना उनके पास कोई रोड मैप है, ना उनके पास कोई विजन है, ना उनके पास कोई डायरेक्शन है। हमारे सिविल सर्विस सबसे बड़ी बुराई ये है कि आप प्लान बनाएं या बजट के अदादोशुमार जारी करें और वो नंबर्स जो हैं वो दुरुस्त ना हो, हकायक के बिल्कुल बरखिलाफ हो। आप कहें ग्रोथ 3.25 है, एक्चुअल आपको पता चले 2 भी नहीं है। आप बजट डेफिसिट बताएं कि आपका कोई 7-8% है, एक्चुअली आपका 9 से ऊपर निकल आए। तो इतने बड़े ब्लंडर्स जो है आप नंबर्स डाल के और अगले साल की प्रोजेक्शंस लें तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? ज़ीरो निकलेगा। उसका नतीजा ये निकलेगा कि कोई एतबार नहीं करेगा, ना सिर्फ मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर। हम एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं कि हम कितने टारगेट्स को मिस करते हैं, हमारे टारगेट्स कितने गैर हकीकत पसंद होते हैं, तो उससे फिर मुल्क की साख पर भी बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए मैं अब ज़्यादा आपसे नहीं करूँगा क्योंकि आई एम एक्चुअली रेस्टिंग। मैं सिर्फ ये बात कह के इजाज़त लूँगा कि देखिए मलिक साहब, एज़ पाकिस्तानी हम सबको अब सोचना होगा, जैसे डॉक्टर पाशा साहब ने भी इंडिकेट किया, कि यहाँ से कोरोना से आगे क्या रास्ता है। ये अगर हुकूमत कह के कोरोना ने हमारी कमर तोड़ी है वो दुरुस्त नहीं है। अभी आपने फरमाया था कि अगर आप मार्च से पहले देखें तो पाकिस्तान का इंजीनियरिंग सेक्टर बंद हो चुका था, ऑटोमोबाइल सेक्टर बंद हो चुका था, ट्रैक्टर के कारखाने बंद हो गए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स की और इंजीनियरिंग गुड्स की इंडस्ट्रियां बंद हो गई थी, मैसिव लेआउट्स हो रहे थे। तो हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 2 साल से नेगेटिव में थी। इसी तरह जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी भी परफॉर्मेंस 2 सालों से बहुत नेगेटिव रही है और कोई उसमें ग्रोथ मतलूबा हासिल नहीं हो सकी। तो हमारे लिए ये कोरोना तो एक हुकूमत को बहाना मिला है, उससे पहले ही मार्च तक इकॉनमी डूब चुकी थी, अब उसके ऊपर कोरोना भी आ गया है। अब ये इतना जाइगेंटिक टास्क है पोस्ट कोरोना रिकवरी का, क्या इस हुकूमत के पास की बात है? क्या ये हुकूमत जो कि इस मुल्क के अंदर पोलराइजेशन पैदा कर रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा कर रही है, जो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को मुसलसल बढ़ा रही है, क्या ये उस किस्म की यकजहती पैदा कर सकती है? क्या ये उस किस्म की पॉजिटिव सिनर्जी लेकर आ सकती है कि जिससे हम सब मिलकर इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक रिकन्स्ट्रक्शन में या उसके रिवाइवल के अंदर किरदार अदा कर सकें जितने भी स्टेक होल्डर हैं? आपकी एसएस साहब, इससे पहले कि आपको खुदा हाफिज़ कहूँ, ये बता दें कि इस वक्त आपकी, शहबाज साहब की, खाकान साहब की तबीयत कैसी है? जी अल्लाह का शुक्र है कि अभी कोई मेजर सिम्टम्स नहीं है। हमने क्वारंटाइन कर लिया है पॉजिटिव रिपोर्ट होने के बाद, लेकिन आपको पता है कि ये 15 दिन का एक साइकिल है। दुआ कीजिए, मेरी आपसे भी दरख्वास्त है और तमाम व्यूअर्स से कि शहबाज साहब के लिए, हम सब के लिए दुआ करें। और मुझे यकीन है कि जिस अल्लाह पाक सारे मुतासर लोगों को सेहत दे, जो इस मर्ज से मुतासर हो रहे हैं, अल्लाह पाक सबको सेहतयाबी दे। हारोवाल के लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिनकी दुआएं आ रही हैं। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह हम रूबा सेहत हो जाएंगे। आपको एक बयान प्राइम मिनिस्टर का सुनवाना है, फिर जाइएगा, वो बयान सुन लें, वो आप ही के मुताल्लिक है। सुनवा दीजिएगा जी, क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने आज अपोजिशन के लिए। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये अब अमवात पाकिस्तान में बढ़ेंगी। तो हमारी ऑपोजिशन है, ये चाहते हैं कि ज़्यादा इस मुल्क में अमवात हों, कोरोना से ज़्यादा मुश्किलात आएँ, लॉकडाउन की वजह से इकॉनमी बैठ जाए। अब से मैंने फैसला किया है कि मैं यह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, वो अब मैं यहाँ से मॉनिटर करूँगा और जो जो अमल नहीं किया जाएगा वहाँ बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको आज कहना चाहता हूँ कि हम अब सख्ती करेंगे। ये अपोजिशन की ख्वाहिश के ऊपर जो उनका कमेंट था, वो आपको कैसा लगा? इस पर कमेंट किया है, मैंने कमेंट किया है, ट्वीट भी की थी। मैंने कहा अब पछतावे क्या होवत जब कोरोना चुग गया खेत। हम खान साहब को इन्हीं अमवात से बचाने के लिए मशवरे दे रहे थे और कह रहे थे कि ये गो मगू की पॉलिसी ना इख्तियार करें।
मैं आखिरी पॉइंट ये कहूँगा नदीम, पूरी दुनिया ने कोरोना को या कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ का इशू समझ के टैकल किया है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने इसको इकॉनमी का मसला या रोज़गार का मसला बना दिया है। जिन जिन मुल्कों ने इसे पब्लिक हेल्थ का मसला समझ के अटैक किया, एड्रेस किया, वो कामयाब हो गए। और जो हुकूमतें डिनाइल के अंदर रहीं, कुछ नहीं देखा जाएगा, फ्लू है, ये है, वो है, अब ये एक वाइल्ड फायर की तरह फैल चुका है। हुकूमत ने कोई तैयारी नहीं की। हमने पिछले असेंबली के अंदर इन्हें कहा था, खुदा के लिए जो आप रिलैक्सेशंस कर रहे हैं इससे बहुत बड़ी स्पाइक आएगी। आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जोर दें, हॉस्पिटल बेड्स में इजाफा करें, इमरजेंसी सहूलतों के साथ वेंटिलेटर्स बुलाएं और वेंटिलेटर्स के साथ ट्रेनिंग के क्रैश प्रोग्राम चलाएं। ये हाल नहीं है कि 1000 वेंटिलेटर आ जाएंगे। भाई वो 1000 वेंटिलेटर चलाएगा कौन? वेंटिलेटर से ज़्यादा उसकी जो सॉफ्टवेयर है, उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ज़रूरी होता है, वरना तो वेंटिलेटर मौत का फंदा बन जाता है किसी भी मरीज़ के लिए। तो बदकिस्मती है कि हुकूमत ने किसी बात पे संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। अब हेयर वी आर कि पूरी कौम अब कोरोना के रहमो करम पे है। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से और कोरोना से भी अपील है कि हमारे नाअहल हुक्मरान थे, खुदा के लिए इस गरीब कौम पे रहम करना। बहुत शुक्रिया आपका एहसन इकबाल साहब। जितने लोग इस मर्ज से मुतासर हैं सबको जल्द से याब करें। ज़ुबैर मोतीवाला मारूफ सनतकार भी हमारे साथ हैं। ज़ुबैर साहब, आप इक्तिसादी सर्वे के ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं? क्या मेन इसकी अचीवमेंट्स हैं ड्यूरिंग द ईयर और क्या इसके फ्लॉज आपको नजर आए? देखें नदीम साहब, सबसे पहला रिएक्शन तो मेरा ये है कि इन्होंने टैक्स कलेक्शन को 4.95 बिलियन पे यानी तकरीबन 5 ट्रिलियन का टैक्स कलेक्शन बताया। मुझे ये फिगर ही समझ में नहीं आता। आप मुझे बताएं कि पिछले साल के अंदर आपने 4.5 बिलियन रखा, फिर उसको रिवाइज किया, 4.8 किया, फिर रिवाइज हुआ, फिर 4.4 हुआ, फिर कोरोना आ गया और आज 3.8 की हम बात कर रहे हैं। जब आप उसके 3 महीने के अंदर आपका अगर शॉर्टफॉल 800 से आ जाता है, फिर आप दूसरी बात ये करते हैं कि हम इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, हम इसमें मराद देंगे, हम इसमें रिलैक्सेशन देंगे, फिर आप कहते हैं कि जी 5 ट्रिलियन हम कलेक्ट करेंगे। और अगले जुलाई अगस्त की आपने खुद प्रेडिक्शंस कर दी हैं कि ये लॉकडाउन भी हो सकता है और इस सीवियरिटी और भी आ सकती है। फिर आप खुद बातें करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट जो है ना वो सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी, हमारी एक्सपोर्ट्स भी कम होंगी, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारा जीडीपी फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1951 इज गॉन इन नेगेटिव। ये दे रहे हैं 0.4 का फिगर। हफीज पाशा साहब को मैंने सुना उन्होंने कहा 1.5 से 2% ऑफ द जीडीपी हमारा नेगेटिव ग्रोथ जीडीपी में हुआ है। आप टोटल को देख लें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तो कंसेक्यूटिव हो रहा है। इस दफा आपको मैं बताऊं कि स्मॉल साइज के भी जो इनके फिगर्स हैं वो 8% वाले नहीं है साइक्लो स्टाइल। आज अब उन्होंने 1.5% दिया है। 1.5% स्मॉल एंड मीडियम साइज का मतलब होता है कि नेगेटिव ग्रोथ। इन तमाम चीजों को अगर आप देखें तो मैं ये समझ में नहीं आता कि ये 5 ट्रिलियन कहां से लेके आएंगे, किधर से होगा। तो ये फिर फिगर्स वही दे रहे हैं जो अचीवेबल नहीं है। अगर आप IMF के साथ आपका प्रोग्राम है, आज सारी दुनिया में, सिर्फ हमारे यहाँ ये कोरोना वायरस नहीं, सारी दुनिया में, क्यों हम इसको हाइड एंड सीक की गेम खेलते हैं? क्यों इंडस्ट्री को आप कॉन्फिडेंस नहीं देते कि हम आपके साथ ये करेंगे? अब ये जो टैक्स कलेक्शन है फिर साथ में कहते हैं हम कोई ऐसे कोई चीजें नहीं करेंगे, कोई हम सख्ती नहीं करेंगे। तो आपको जुबैर साहब ये क्या लगता है, क्योंकि ये इतना गैर हकीकत पसंद हो कि अगर ऐसा टैक्स का नंबर डालेंगे, पिछले साल इन्होंने 5500 अरब का टैक्स रेवेन्यू टारगेट रखा था, पता था हमें कि ये नहीं होना। जब हम कहते थे तो इनके वो बहुत ही दानिश्वर किस्म के वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो 3 साल पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान की इकॉनमी बिठा के गए थे, हफीज़ शेख साहब, तो उनको ये बात बहुत नागवार गुजरती थी। अब सूरत हाल ये है कि 3800 अरब भी नहीं इकट्ठा हो रहा, तो फिर दोबारा 5000 डाल दें टारगेट, सारे नंबर्स गलत हो जाएंगे 6 महीने बाद। मुझे एक बात बताएं ना नदीम साहब, ये टैक्स किससे आता है? एक अंग्रेज ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि टैक्सेस आर नथिंग बट द बाई प्रोडक्ट ऑफ द वाइब्रेंट इकोनॉमी एंड व्हील ऑफ द इंडस्ट्री। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। जब आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी आप टैक्स किससे कलेक्ट करेंगे? आपके पास टैक्स कलेक्शन का कुछ भी नहीं है। और ये जितने फिगर्स दिए, आज मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने प्राइड किस पे दिखाई आपको पता है? आप सुनिए, उन्होंने प्राइड इस बात पे दिखाई कि हमने जो ना नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर बड़ा इजाफा किया है। 1.1 था, उसको हमने 1.6 किया है और 500 बिलियन रुपए हमने ज्यादा इकट्ठे किए हैं। मुझे बताएं, नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने में आपने क्या काम किया? आपने ये काम किया कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट थी उनके ऊपर 17% सेल्स टैक्स था, आपने 35% कर दिया।
तो उसमें कौन सा मतलब बिल्कुल। ये कोई कौन सी अचीवमेंट है? आप बाकी सारे शोबों में देखें। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि इनका कसूर है, कोरोना की वजह से प्रॉब्लम हुआ, 2 महीने तक इंडस्ट्री बंद रही और हमारी जो है ना मईशत जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इससे पहले एक्सपोर्ट ठीक हो गई थी। आज हमारा डॉलर रुपी पर, हम कौन सी चीज की बात करें, डॉलर रुपी पैरिटी को आप देख लें क्या पोजीशन है। आप अगर इंडस्ट्री की ओनरशिप नहीं लेंगे, उनको कॉम्पिटिटिव नहीं बनाएंगे। और एक मजे की बात मैं आपको नदीम साहब बताऊं कि देखें, वैसा भी ये जो आपका एक्सचेंज रेट है ये 153 से 170 के दरमियान में ये पेंडुलम की तरह घूम रहा है ये पिछले 3-4 महीनों से। कभी 153 हो जाता है, कभी 160, कभी 170, फिर 160। एक बात ये है ये किस तरीके से ये हमारी इंडस्ट्री को और एक्सपोर्ट को मुतासिर करता है? बहुत ज्यादा मुतासिर करता है। ये समझते हैं कि शायद एक्सपोर्टर्स को जब रुपया गिर जाता है तो हमको बड़ा फायदा हो जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि 50 to 60% हमारा रॉ मटेरियल इंपोर्टेड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या करते हैं। और कॉटन की जो प्राइस है, अगर मैं टेक्सटाइल के हवाले से बात करूं तो वो इंटरनेशनल रेट है, तो हमें उसका कोई फायदा नहीं मिलता। एक बड़ा नुकसान होता है जो हमने बारहा इनको बताया है कि जब आप इस तरह के कोई बड़ी फ्लक्चुएशन होती है, हमें जो है ना ईमेल्स आनी शुरू हो जाती हैं कि आपको तो विंडफॉल आया, आप हमको जो है प्राइस काट के दें, तो इसका भी कोई फायदा नहीं होता। देखें, अगर ऐसा ही होता तो आप मुझे बताएं ना कि जो इनकी डार साहब के जमाने में उसको उन्होंने मेंटेन किया हुआ था 110, 107, 108 रुपए पे, इसके बाद मिफ्ता साहब ने उसको 130 रुपए पे ले गए, अब 160 पे है, तो फिर आपकी एक्सपोर्ट तो डबल हो जानी चाहिए। नहीं हुई ना। ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये कोई बैरोमीटर नहीं है कि अगर आपकी कोई ना डॉलर रुपी पैरिटी में फर्क आए तो। अब फर्क किससे आएगा? फर्क आपका जब आएगा, मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट्स आपकी जब बढ़ेंगी जब आप कॉम्पिटिटिव होंगे इंटरनेशनल मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने। अगर बांग्लादेश में अगर बेडशीट की कॉस्ट 90 सेंट है और मेरे पास $1 है, तो आप भूल जाएं कि आपने डॉलर रुपी पैरिटी कितनी कर दी, क्या कर दी। मैं डॉलर में बेचता हूं, मुझे उसके साथ कंपटीशन है। आपको मेरी कॉस्ट चार्ट को देखना होगा, आपने कन्वर्जन को देखना होगा, और आपने देखना होगा कि मैं अगर यहां कोई कमोडिटी प्रोड्यूस करता हूं तो उसकी इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव मार्केट में मैं किसके सामने कॉम्पीट कर रहा हूं। मैंने 12 इनसे कहा है कि कोई इंटरनेशनल एजेंसीज को आप मुकर्रर करें, उसकी पेमेंट हम कर देंगे कि भाई हमारी कॉस्ट क्या आती है, आप और जो बेसिक आइटम्स हैं उसके ऊपर आप कॉस्ट डिटरमिन करवा लें, फिर आप हमसे कहें कि ये आ सकता है कि नहीं आ सकता है। और आप मुझे बताएं कि ये सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं, इंडस्ट्री की ओनरशिप इनकी कैसी बेहतरीन है कि उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस को 38% कम कर दिया, आरएलएनजी की प्राइसेस को कोई 27% कम कर दिया, फिर आपके एलपीजी की प्राइसेस को कम कर दिया। नहीं कम किया तो किसको नहीं कम किया? जो इंडस्ट्रियल गैस है, जो डायरेक्टली लिंक्ड है अंडर वेकॉग, एक फॉर्मूला है जिसके तहत हम गवर्न होते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस, उसको डायरेक्टली उसका ब्रेंट से ताल्लुक है। $62 पे लास्ट डिटर्मिनेशन के साथ वक्त कैलकुलेट हुआ था, आज आपको प्राइसेस का पता है, अब बढ़ के भी $40 हुई हैं, 33% इसके अंदर जो है इसमें कमी आई है। आप इसको फौरी तौर पर इंडस्ट्री को पास ऑन करना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ हैं, उनसे भी इस पे कमेंट ले लें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, 2 मुसलसल साल हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव में और आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं पाई हैं, टैक्स रेवेन्यूज़ में मैसिव शॉर्टफॉल, और एज ए रिज़ल्ट आपकी फिस्कल डेफिसिट पिछले साल की 9.1 रिवाइज नंबर, इस साल भी इससे कम तो होने वाला नहीं, तो क्या बनेगा हमारा? देखें, ये तो नदीम आपको पता है कि दुनिया अपसाइड डाउन हो चुकी है और सिचुएशन ये है कि हमारी प्रोडक्शन डिस्ट्रक्टेड है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रक्टेड है, हमारी डिमांड जो है वो वैसे ख़त्म हो गई है। तो नाउ आपको ये सारी चीज़ों को एक डिफरेंट नज़र से देखना पड़ेगा। ये जो आप ट्रेडिशनल तरीक़ों से हम देखते हैं, एक स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, अब 2 ही है सिर्फ इशूज़ जिसके ऊपर आप फोकस करना चाहिए। एक ये है कि इस वबा से कैसे बचना है और दूसरा है कि इकॉनमी को रिवाइज कैसे करना है। तो अब आपको ग्रोथ चाहिए और जॉब्स चाहिए। पहले जो था आपका स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम चल रहा था एनएफ के तहत, तो वो बड़ा ही एक मुश्किल प्रोग्राम था जिसमें आप सलमान शाह साहब, आपकी इंडस्ट्री 2 सालों से नेगेटिव में है लार्ज स्केल, ये कोई पोस्ट कोरोना फिनोमिना नहीं है। माजरत के साथ आपका एक्सपोर्ट सेक्टर 2 साल से 3 साल से फेल हो रहा है, बल्कि 8 सालों से फेल हो रहा है, ये भी नया फिनोमिना नहीं है। तो हमें अपनी बीमारियों का तो पता है, हम उसका इलाज ना पहले कर रहे थे ना अब कर रहे हैं। 13.25% पे हमने इंटरेस्ट रेट रख के इकॉनमी को बहाल करना है, तो फिर तो इकॉनमी बहाल हो गई सर। नहीं, आप ये भी देखें ना कि आपके सर पे जब
20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हो और 10-15 अरब डॉलर आपने लोन रीफाइनेंस करने हैं और उसके साथ साथ आपके ट्रेड डेफिसिट 35 अरब डॉलर का हो, तो वो उसको डील करने के लिए आपने IMF से माफ़ी मांगी और उनके पास गए और फिर उन्होंने आपको एक डाइट पे लगाया जो आप फॉलो कर रहे थे और वो उस डाइट पे ग्रोथ है ही नहीं। दूसरी बात ये है कि आपने पिछले कम से कम 10 सालों में कोई फोकस रिफॉर्म पे नहीं किया। आपने पिछले 10 सालों में दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव बिजली का निज़ाम बनाया। आपने हर चीज में रेगुलेटरी अफेयर्स ऐसे बनाए कि गंदम, चीनी, हर चीज जो है वो अब नापैद होती जा रही है। आपका एनर्जी सेक्टर जो है वो हुकूमत के साथ बैठा हुआ एनर्जी के जो डिसीजन हैं वो वहाँ एक माफिया बैठ के करती है अभी भी। तो ये चीजें हैं जिसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि ये शाह साहब ये अभी इनमें से करेंगे। जो आपने चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए हैं इसमें अभी भी सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं है। चीनी, बिजली, पेट्रोलियम वही लोग फैसला करते हैं जो इंडस्ट्री में खुद बैठे हुए हैं। हाँ, क्योंकि आपने एक निज़ाम इस किस्म का बनाया हुआ ना, कोई इस निज़ाम में कंपटीशन नहीं है, इस निज़ाम में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है, इस निज़ाम में आप जितने मर्जी इनएफिशिएंट हो जाए फिर भी आपको एक मिल जाएगा डोल आउट और आप डोल आउट कर लेंगे। प्राइवेटाइजेशन कोई कर ही नहीं सकता, करने को तैयार ही नहीं है, किसी के पास इतनी जान ही नहीं है कि वो ये करके आगे लेके चल सके। तो देखें दुनिया में आपकी कंपेटिटिवनेस नंबर्स भी आप देख लें। जब हम 2007 एक सवाल बता दें, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। आपको ये नहीं लगता कि जो इक्तिसादी टीम थी मरकज में बैठी हुई 2 सालों में, इट हैज़ फेल्ड टू डिलीवर? कोई एक सिंगल एरिया नहीं है जिसमें मुझे लगा हो कि इनकी 2 साल की अचीवमेंट शाबाशी दे दें। 10 साल में जो टीम बैठी थी वो फेल्ड टू डिलीवर है ना। पीटीआई के 2 सालों के ऊपर क्या कहेंगे? वो तो नाकाम हो गई PMLN वाली, अब 2 साल पीटीआई वालों के ऊपर क्या कहेंगे? 2 साल में तो आप IMF प्रोग्राम में बैठे हुए थे, आपके सामने है। आप मुझे बता दें कि वो IMF प्रोग्राम क्यों हुआ था? सर 2 सालों में आप बता दें। 2 सालों में आप 3800 टैक्स रेवेन्यू के ऊपर बेस आपको मिली थी, आप 3800 भी बैठे हुए हैं। आपकी ग्रोथ रेट आपको GDP की ठीक मिल रही थी 5-5.5% की, आप नेगेटिव में जा चुके हैं। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव में चली गई, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऊपर चली गई, एक्सपोर्ट आपकी 18 अरब डॉलर से ऊपर नहीं गई। तो आपकी अचीवमेंट क्या है सर? नदीम साहब, आपको पता है कि वो जो ग्रोथ थी वो किस बेसिस पे चल रही थी? वो आपका 30-35 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था जो उसको चला रहा था। आपने जो ग्रोथ दिखाई है उसमें आपने IPP के साथ सर अभी भी 14 अरब डॉलर का इन बुरे हालात के अंदर भी ट्रेड डेफिसिट की फोरकास्ट हमने डाली हुई है। उस हालात के अंदर जब सारा कुछ बैठ गया है तो 14 अरब डॉलर अगर हमने 16 अरब डॉलर 30 से बचा के नीचे लेकर आए हैं तो उसकी कॉस्ट के ऊपर 60 अरब डॉलर हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। 60 अरब डॉलर। तो लुक एट द कॉस्ट ऑफ एडजस्टमेंट, लुक एट द कॉस्ट ऑफ एडजस्टमेंट, इट वाज ए फेल्ड अप्रोच। नहीं तो आप जरा देखें ना, लुक एट योर ट्रेड डेफिसिट जो जिसपे आप शुरू हुए हैं, जिसने आपको IMF की गोद में बिठाया है, उसको तो जरा एनालाइज करें ना, उसमें क्या था। मैं एक ब्रेक ले लूं जी, वापस आते हैं दोबारा इसके ऊपर और इस पे भी बात करेंगे। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मारूफ इकोनॉमिस्ट अशफाक तोला साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। तोला साहब, आपको खुशामदीद कहूँगा। सर्वे के ऊपर आपका एनालिसिस। सर सर्वे के ऊपर एनालिसिस तो ये है कि जो पिछला सर्वे था उसी को देख लें अगर आप, तो उसके फिगर्स की कोई क्रेडिबिलिटी अभी आपको मतलब। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप देखेंगे इसमें तो वो सर्वे जो 3.29% की ग्रोथ दिखा रहा था प्रोविजनल ऑब्वियसली, उसमें जब 40% मुझे इलेक्ट्रिक जनरेशन और जब मनफी आपका जो पॉजिटिव मुझे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ नजर आई, तो मैं तो तालिब इल्म हूँ मईशत का और अकाउंटेंसी का, मैं उस वक्त सर पकड़ के बैठ गया था कि यार ये क्या हो। तो
मेरा ख्याल है हमारे मईशतदानों को, प्लानिंग कमीशन के लोगों को भी ये फिर पता होना चाहिए था कि यार ये क्या हो रहा है, या फिगर्स को डबल वेरीफाई कर लेने चाहिए थे। अब उसकी वजह से 1.91 हो गया आपका। आगे आप ले रहे हैं 2.1 की जीडीपी ग्रोथ ले रहे हैं, और अगर मैं इसकी 0.38 को रिवर्सल लूं तो टू बी एग्जैक्टली 2.48% की आप पिछली रिवर्सल चाह रहे हैं अगर पॉजिटिव लाने के लिए ना। तो मुझे डाउट लग रहा है बिकॉज कि मेरे पास कहीं वो फिगर्स नजर नहीं आ रहे कि जो इस बात को मिटिगेट कर सके कि आगे जाके अव्वल तो खैर आगे का अशफाक तोला साहब, फिगर फजिंग किसे कहते हैं? देखिए फजिंग तो पर्पसली अगर की जाए तो उसको कहते हैं, अब ये ओवरलुक है, मैं नहीं समझता। मैं कभी क्या भी 3.3 को 1.9 में जब आप देखें तो उसके अंदर कोई लगता है कि नंबर कुछ ओवरलुक हो गया होगा? बड़ा मुश्किल मतलब है। ये अगर आप ये भी क्रेडिट दें कि बता दिया ना उन्होंने कि 1.91 है। एक साल के बाद बताना पड़ता है जी, 2 साल तक आप छुपा नहीं सकते। दूसरे साल अभी भी देखें ना, आप थोड़ा सा उसको शेड कर दे और पीछे जाके अगले जो फाइनल अगले साल आते हैं उसमें भी तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाता। तो 3.3 जब बताया आपको, फिस्कल डेफिसिट भी कम बताया आपने, परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी कम बताया, ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट का नंबर भी एब्सोल्यूट कम बताया। अब सारा कुछ एक साल के अंदर, अब ईमानदार हो गए कोरोना आने के बाद, अब सच बोलना शुरू कर दिया। नदीम भाई, मैं तो आपको कोरोना आने के इम्पैक्ट से पहले अगर आप देखेंगे 2000 जो पिछले साल का बजट था, मैंने वहां कह दिया था आपकी मईशत स्टैगफ्लेशन में है। इसके बाद मैंने लिखा हॉट मनी के ऊपर आपके सामने कि इंटरेस्ट रेट हाई है, लेकिन स्टैगफ्लेशन के अंदर तो दे कंट्रीब्यूट इन दैट प्रोसेस ना, 13.25% पे इंटरेस्ट रेट ले जाके दे कंट्रीब्यूटेड इन दैट प्रोसेस। मैं सर कह रहा हूँ, आपके फरवरी में मैंने कह दिया था आप रिसेशन में चले गए हो। फरवरी में हमने आपको अल्टरनेट प्लान IMF का दे दिया था कि IMF से आपकी नहीं बन सकती, आप उनसे हट जाओ। इसके बाद हमने अप्रैल के अंदर आपको पूरी जो शरह नमू दे दी थी कि 0.38% माइनस जाएगी, आपके सामने थी। आपको हमने कह दिया था 4000 अरब से ऊपर आप रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकते, आपके सामने था। आप साथ ही रुकिए तोला साहब, जुबैर साहब से भी पूछें। जुबैर साहब, अब फिर रास्ता निकलेगा कैसे? लोगों को जॉब भी देनी है, मईशत भी बचानी है, इस कोरोना से भी निपटना है, तो कैसे निकलेंगे, क्या करें? देखिए नदीम साहब, सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त हुकूमत के पास अगर कोई है तो अनएम्प्लॉयमेंट को रोकना है, सबसे बड़ा। और अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने का कोई और तरीका नहीं है सिवाय इसके कि आप रेगोनॉमिक्स में जाएं। रेगोनॉमिक्स, आपको पता है रेगन के ज़माने में जब डिप्रेशन आया था यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उन्होंने एक नई इस्तिलाह निकाली थी, इसका आज भी पढ़ा जाता है रेगोनॉमिक्स के नाम से। उन्होंने ये किया कि सब लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पैसे डाले कि भाई ये इसकी किसी तरह से भी ये जाए ही नहीं। मेरी नज़र में जो इसका आज रास्ता है, कहीं से कर्ज लेके आए, कुछ करें, आप रेगोनॉमिक्स के तहत हर एक के घर में पैसे पहुंचाएं। वो जब उनके पास पैसे पहुंचेंगे तो वो बाजार में जाके उसको खर्च करेंगे और इकोनॉमी का व्हील चलेगा। आई टोटली एग्री विद अशफाक के वी आर इन रिसेशन, वी विल नॉट गो इनटू रिसेशन, वी आर इन द रिसेशन। और अल्लाह माफ करे जिस वक्त हमारी मईशत के जो हाल हैं, आगे मैं आपको अभी प्रेडिक्शन करता हूं कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को तनख्वाह देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे अगर ये कोरोना ने इसी तरह से कंटिन्यू किया और जिस तरह से हमारे मामलात हैं वो चलते रहे। हमको आज डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, सारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको हमको मजदूरी उनको हमको खोल देना चाहिए, उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन के काम शुरू कर देने चाहिए, डेवलपमेंट के काम करने चाहिए। आज अगर वो जो अभी बता रहे थे कि कोई साइन करने को तैयार नहीं है, आधी PSDP के पैसे भी खर्च नहीं होते, तो सूबों का भी यही हाल है। तो इन हालात के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको 3 प्रायोरिटीज बताऊं। सबसे पहले तो आप ये जो ये नैब वाले जो केसेस हैं जिसके अंदर बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं, उनको आप किसी सूरत के अंदर इसको टेक केयर करें, उसको हटाएं। भले कोई कहता हो कि नहीं कहता हो, नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, इसके अंदर लोग एक्सपेंशन में भी नहीं जाते। नंबर 2 के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारी एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट हो, एम्प्लॉयमेंट फ्रेश एम्प्लॉयमेंट जिसके अंदर हम ये जो लोग हैं उनको हम काम पे लगाएं और उनके घर में हम पैसे पहुंचाएं, काम दे के पैसे पहुंचाएं, ये एहसास प्रोग्राम ये उस तरह से नहीं। नंबर 3 जो हम बात करते हैं वो ये है कि हम उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको हम डेफिनेटली देखें कि क्या ये झूठ बोलते हैं, क्या मैन्युफैक्चरर झूठ बोलते हैं, क्या एक्सपोर्ट ये ऑर्डर आता है और जानबूझ के मना कर देते हैं कि जब वो प्राइसिंग का प्रॉब्लम आता है, किस जगह पे हम कहाँ खड़े हैं। देखिए TDAP का जो इदारा है वहां प्राइवेट सेक्टर के बंदे को लगाना चाहिए, उसकी सारी जजमेंट्स के ऊपर उसको चलना चाहिए। और ये 3 चीजें जब तक आप नहीं करेंगे, तोला साहब से भी पूछें, तोला साहब आप क्या तजावीज देते हैं इस सूरत हाल से निकलने के लिए? कम ज्यादा करना पड़ेगा। सॉरी
क्या तजवीज़ हैं आपके जहन में अशफाक तौला नदीम साहब? साहब क्या पूछा आपने? मैं बताता हूँ। मुल्क भी बचाना है और मईशत भी चलानी, दो चीजें है ना। ये कह देना कि हम सिर्फ टैक्सेस नहीं देंगे और टैक्सेस में छूट मिल जाए, मैं शायद गलत हूँ। मगर इशू ये है नदीम भाई कि आपको इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा, 3-4% पे लाना पड़ेगा आपको। डॉलर पैरिटी को आपको 140 150 140 पे लाना पड़ेगा और एक्सपोर्टर्स को डायरेक्ट सब्सिडी देनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता एक्सपोर्ट खत्म। आप कहते हैं रुपी डॉलर पैरिटी को 164-65 जितना भी आज का रेट है उससे 140-42 पे ले जाएं। 140 लाना पड़ेगा, वरना आपके इन्फ्लेशन और आए होंगे और फिर और आपको IMF से जो ये मुआहिदा है आपका, इसको आपको रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। आज आपको पता है अमेरिका ने उन्होंने कहा है कि 2022 तक हमें ये जीरो इंटरेस्ट रेट से चलना पड़ेगा, लेकिन उससे ग्रोथ रिवाइव हो जाएगी। और हमारे यहाँ उससे उल्टी इकोनॉमिक्स है, हम कहते हैं हाई इंटरेस्ट रेट रख के चलाना है। अब मैं आपको एक बड़ा मजे का किस्सा सुनाता हूँ। नदीम मलिक साहब, आप तो माशाल्लाह इन चीजों को समझते हैं, तो ये मुझे सिर्फ मैंने एक कैलकुलेशन की थी कि अगर घर बिठाना है और 1 महीना अगर लॉकडाउन, इफेक्टिव लॉकडाउन करना है 1 महीना, तो 678 अरब रुपए की कॉस्ट थी। और ये मैंने इसमें पूरा आर्टिकल लिखा है कि ग्रेट डिप्रेशन का अगर हम US का जायजा लें, जैसे जुबैर साहब ने रेकोनॉमिक्स कही थी, हमारे यहाँ भी एक इस्तेलाह मशहूर हो गई थी दारोनॉमिक्स। मैं तो कहता हूँ पाकोनॉमिक्स की मैं बात करूंगा। हमने ये कहा था कि अगर आप अमेरिका की मिसाल लें तो 2019 में अमेरिका ने एब्सोल्यूट नोटें छापी और उस वक्त इनकी इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई थी कि ये कह रहे यार हमने गलती की। 29 में जब डिप्रेशन की तरफ आ रही थी इकोनॉमी, तो उनको कहा गया नोटें छापो, तो उन्होंने नहीं छापी और ना छाप के ये हालत हुआ इनका कि ये ग्रेट डिप्रेशन में चले गए। ये रिसेशन तो आ चुका था, मगर आप डिप्रेशन की तरफ हम ना चले जाएं। आपने इस पूरे 11 महीने प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अशफाक, जुबैर मोतीवाला साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।